हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आधार का सेंस यहाँ पर आपसे ये है कि पूछ रहा है कि किस मॉडल पर आधारित था। ये प्रश्न भी इस तरह से पूछ लिया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हैराड डोमर मॉडल, बी है महाल नोविस मॉडल, सी है नरौजी मॉडल या डी है नेहरू मॉडल। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हैराड डोमर मॉडल। ठीक है, अब इससे संबंधित जानकारी की और बात कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात कर ले तो अवधि इसकी क्या हो जाएगी? 1951 से 1956 तक। चूंकि पंचवर्षीय योजना थी, 5 वर्ष की योजना। वहीं आपसे ये इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या था। मुख्य प्राथमिकता की बात करें क्या था, ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रख सकते हैं क्या था? कृषि एवं सिंचाई था। इस तरह से लिख लीजिएगा, कृषि एवं सिंचाई। चलिए, उसी तरह से अगर कुछ और भी हैं पंचवर्षीय योजना जिनका आपसे उद्देश्य या किस पे आधारित उनकी प्राथमिकता क्या थी, यही पूछ लिया जाता है। जैसे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना, अगर इसका प्राथमिकता का हम बात करें तो क्या हो जाएगा? न्यायपूर्ण योजना एवं समानता से विकास। किससे विकास? तो समानता से विकास। ये हो गया इसका नौवीं पंचवर्षीय योजना की। अगर बात करें और किसका पूछा जाता है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसको कवर करा दिया जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और क्या करना? बेरोजगारी दूर करना। बेरोजगारी दूर करना। जो भी बिंदु आपको लिखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उसको आप लोग नोट डाउन किया कीजिए। 11वीं का भी पूछ लिया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, तो ध्यान रखिएगा, तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास मिलान के रूप में भी आपसे पूछ लेता है। वहीं लास्ट याद रख लीजिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो तीव्रतम अधिक समावेशी विकास। तो देख लीजिए, एक प्रश्न में आपको कितनी सारी जानकारी दे दी गई। इसी तरह से बढ़ेंगे आज के जीके जीएस के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा आ चुका है कि फाहियान भारत में किसके शासन काल में आया था। तो अगर बात करें फाहियान का, यानी कि जो चीनी यात्री था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में भारत आया था। तो ये आया था किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। वहीं बात करें अगर हम फाहियान से, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फाहियान ने किसके जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की जनता को। किसको? मध्य प्रदेश की जनता को इसने क्या बताया था? सुखी एवं समृद्ध बताया था। ये एक पॉइंट इसमें हो गई। वहीं बात करें ऑप्शन डी में, देखिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य भी दिया हुआ था। तो इसने किस वंश की स्थापना की थी? तो मौर्य वंश की। किसकी स्थापना की गई थी इसके द्वारा? तो मौर्य वंश की स्थापना।
ठीक है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य को आपको पता होगा, पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया था। क्या कहा गया था? सेंड्रोकोट्स। और एक चीज कहा गया था, वो भी ध्यान रखना है, एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स और क्या हो जाएगा? एंड्रोकोट्स कहा गया, जिसकी पहचान अगर बात करें तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी पहचान की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक डिटेलिंग महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न पे। शांति वन संबंधित है, यानी कि इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी से, बी है जवाहरलाल नेहरू से, सी है इंदिरा गांधी से, या डी है चरण सिंह से। तो यानी इनकी समाधि स्थल की बात हो रही है कि किनकी समाधि स्थल संबंधित है। तो महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? राजघाट। क्या हो जाएगा? राजघाट। वहीं शांतिवन हमसे पूछा गया है तो जवाहरलाल नेहरू का, तो ये इससे संबंधित हो जाएंगे। अगर आपसे इंदिरा गांधी का पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल, ये हो गया। वहीं आपसे ये भी पूछ सकता है चौधरी चरण सिंह का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है भी, तो इनका समाधि स्थल क्या हो जाएगा? किसान घाट। खास करके मिलान के रूप में आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट नाम है जिनका समाधि स्थल आपसे पूछ सकता है, जैसे कि चैत्य भूमि। चैत्य भूमि की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नारायण घाट किनका समाधि स्थल है, तो नारायण घाट से कौन हो जाएंगे संबंधित? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ये बात हो गई। एक और ध्यान रख सकते हैं, वीर भूमि। वीर भूमि किनकी? तो राजीव गांधी की। राजीव गांधी के इम्पोर्टेंट नाम है, सारे के सारे पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? एक तरह से देखिए ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो ध्यान रखिएगा, पहला क्या आपको ध्यान रख लेना है, इसमें कौन सी समिति? तो किरीट पारिक समिति। ठीक, ये डेट भी आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी 2026। और अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा गैस मूल निर्धारण, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बस इसमें आपको क्वेश्चन आंसर ही ध्यान रखना है, ये काफी है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड राज्य की सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है। पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जा सकता है, तो 5 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। वो राज्य पांचों कौन कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और कौन हो जाएगा? उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल, ये पांचों राज्य से सीमा मिलती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं पूछा गया, तो छत्तीसगढ़ हो ही जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, कौन सा? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। वहीं झारखंड की बात आई है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ था, बिहार से अलग राज्य कब बना। अलग राज्य की अगर बात करें तो
तो डेट पता होना चाहिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य बना था। और 15 नवंबर की ही अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता है कि बिरसा मुंडा की जयंती, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, जन्म दिवस है। और इनके ही जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? गौरव जनजातीय दिवस। कौन दिवस? तो गौरव जनजातीय दिवस। तो ये सब सारे बिंदु आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहले देख लेते ऑप्शन में क्या क्या है। रुद्रप्रयाग। तो जब बात आएगी ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाता है अलकनंदा, अलकनंदा और किसका? मंदाकिनी का संगम, मंदाकिनी का संगम। उसी तरह से अगर देवप्रयाग की बात आएगी तो देवप्रयाग होता है अलकनंदा और किसका? भागीरथी का संगम, भागीरथी का संगम। और विष्णु प्रयाग किसका हो जाएगा? तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम, जो कि हमसे पूछा ही गया है। ठीक। ऑप्शन डी में है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अलकनंदा, अलकनंदा और किसका? पिंडार का संगम। तो चारों के चारों का हम जान गए। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपसे यही पूछा भी जा रहा था। विष्णु प्रयाग की बात करें, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हुआ, तो ये पता है आपको कि उत्तराखंड के चमोली जिला में है। किस जिला में? तो चमोली जिला में है। किस नदी पर? तो ये तो जान ही गए कि धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? 7वां नंबर जो कि होने वाला है। कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कौन सा कंप्यूटर में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है एनीमे, बी है एरे, सी है पोर्ट और डी है डोंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। चूंकि पोर्ट एक इंटरफेस है जो आपको कंप्यूटर के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने देता है। ठीक है, तो ये बात जान गए हम लोग। वहीं कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए टर्म है क्या? पाथ। तो इसका क्या उपयोग है? तो किसी फाइल का प्रयोग के लिए, किसी फाइल का प्रयोग के लिए रास्ता निर्धारण करना, रास्ता निर्धारण करना, ये इसका काम है। देखिए पाथ मतलब होता क्या है? रास्ता ही तो होता है। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें प्रोटोकॉल टर्म की, तो प्रोटोकॉल में आप ध्यान रखेंगे कि नियमों का वह समूह, नियमों का वह समूह जो क्या करता है? दो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचारण में काम करता है। किस में काम करता है? तो डाटा संचारण में काम करता है। चूंकि जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपको सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं, 8वें नंबर प्रश्न पे। और उससे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पे आपको बिहार संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। वो भी बिल्कुल फुल डिटेल्स के साथ आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम से भी पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लिया कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर अभी ही कर दिया करें।
और इस सेशन से संबंधित आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो ये तो हो गई चैनल से संबंधित जानकारी की बात, जो कि आप लोग देख लेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड या डी है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ आपसे सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया है, तो इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन की बात हो रही है। मीथेन की अगर बात करें तो यानी कि CH4, जो कि क्या है, प्राकृतिक गैस का क्या है, मुख्य घटक भी है, मुख्य घटक है कौन, तो मीथेन गैस है। वही मीथेन की बात करें तो इसे मार्स गैस भी कह दिया जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। और अगर बात करें तो यह क्या है, एल्केन श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का? तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये ध्यान आपको रख लेना है कि कौन सा सदस्य है, तो प्रथम सदस्य भी है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। किसकी बात हो रही है? तो मीथेन की बात हो रही है। तो आपसे यहाँ पर यही पूछा जा भी रहा था। ठीक है। हालांकि धान के खेतों से कुछ मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड और क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होते हैं, लेकिन आपसे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है। चलिए 9वें नंबर पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। घटते हुए क्रम में पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान देने वाला बात है। ठीक है। सबसे पहली बात आपसे पूछ लिया जाता है कि तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है या मापा किस में जाता है, तो ध्यान रखिएगा एंगस्ट्रॉम में। किस में? तो एंगस्ट्रॉम में। ये बात हो गई। वहीं अगर हम इसके विन्यास की बात करें तो पहले कौन आ जाएगा? माइक्रोवेव। अगर उसके बाद हम बात करें तब कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद हो जाएगा इंफ्रारेड। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? परावैंगनी। और लास्ट कौन हो जाएगा? गामा किरण। तो यही क्रम हमें दर्शाना था। तो देख लीजिए कि पहले कौन आएगा, तो आपसे यही पूछा भी जा रहा था। अगर बात करें घटते हुए क्रम पर इनका विन्यास का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्रम आप क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। उसी तरह से आपसे ये पूछ लिया जाता है इसमें अवरक्त किरण यानी कि जिसको अंग्रेजी टर्म क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। इसका खोजकर्ता काफी बार पूछा गया है। खोजकर्ता तब क्या हो जाएगा? तो खोजकर्ता की बात करें तो ध्यान रखिएगा विलियम हार्शेल ने। किसने? तो विलियम हार्शेल ने इसकी खोज की थी। वहीं रेडियो का तो सबको पता होता है कि रेडियो के खोजकर्ता कौन थे, तो मार्कोनी। लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए कि लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता तब कौन हो जाएंगे? तब ध्यान रखना हेनरिक हर्ट्ज। ठीक, तो ये बात हो गई इसमें ऐड ऑन होने वाली। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए कि क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो ये महाकाव्य का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्या? कमला। ठीक है। अगर किसने लिखा था की बात करें, ऑप्शन चेक कर लेते हैं बारी बारी से। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है
बी.डी. सावरकर, सी है शरद चंद्र और डी है बटू केशवर दत्त। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय, तो इनसे आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि 1916 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, और अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। ठीक है, ये बात हो गई। चूंकि बी.डी. सावरकर, इनसे संबंधित तो आपको हम बहुत सारी डिटेल पहले भी कई बार दे चुके हैं कि बी.डी. सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित, कहाँ, तो अंडमान निकोबार में स्थित क्या कर दिया था, कौन सा जेल में, तो सेल्यूलर जेल में। ये नाम ध्यान रखिएगा कि कौन सा जेल में, तो सेल्यूलर जेल में इनको काला पानी की सजा दे दी थी। काला पानी की सजा दे दी थी और इसी जेल में इन्होंने ये महाकाव्य लिखा था, कौन सा, कमला महाकाव्य। वहीं बी.डी. सावरकर से और पॉइंट की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बी.डी. सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर की बात हो रही है। इन्होंने 1904 में, कब, तो 1904 में अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की क्या की थी, स्थापना भी की थी। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। और सारे विषय का इसी तरह से डिटेलिंग दिया जाता है, यहाँ तक कि आपको मैराथन क्लासेस भी फुल डिटेल्स के साथ दी जाती है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना क्या है, यानी इनमें से सबसे पुराना क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है स्वर्ण मंदिर, बी है खजुराहो का मंदिर, सी है ताजमहल और डी है क्या, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण मंदिर। ठीक है, जो कि इनमें से सबसे पुराना है। अगर बात करें स्वर्ण मंदिर की तो ध्यान रखिएगा, इसको हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो हरमिंदर साहिब के नाम से भी क्या होता है, इसे जाना जाता है। ठीक, ये हो गया बात। वहीं बात करें अगर हम स्वर्ण मंदिर की तो क्या जान सकते हैं इसमें कि स्वर्ण मंदिर में, यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन कर देते हैं कि स्वर्ण मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा, किसके द्वारा, तो महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1809 में, कब, तो 1809 में मार्बल तथा 1830 में सोना गढ़वाया था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, वर्ष पूछ लिया जाता है और किसने गढ़वाया था ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, और इसी के बाद इसको क्या कहा जाने लगा था, स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा था, क्योंकि सोना गढ़वा दिया था इसमें और मार्बल भी साथ ही साथ। यहाँ पर एक प्रश्न आप ये भी ध्यान रख सकते हैं क्या, कि अगर आपसे पूछ ले कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, कि इसका निर्माण किसके शासकों द्वारा कराया गया था, तो चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल के शासकों द्वारा। और ताजमहल का अगर बात कर रहे हैं तो ताजमहल से आपसे क्या पूछता है बराबर, ताजमहल का आपसे निर्माण करने वाला पूछ लेता है। निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा नाम क्या, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं कि 12वां नंबर प्रश्न क्या होने वाला है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे। तो ध्यान रखना है, पहले हमें चेक करना है कि कौन सही है। ऑप्शन ए है झूमर, जो कि दिया है क्या, हरियाणा।
तो पहला नंबर ही क्या हो गया हमारा, गलत मिल गया। क्योंकि झूमर जो है लोक नृत्य है कहाँ का, तो ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा, उड़ीसा और किससे, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य हो जाता है, जबकि यहाँ क्या दिया था, हरियाणा। वहीं ऑप्शन नंबर बी है तमाशा लोक नृत्य, जो कि महाराष्ट्र का है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में और भी जान लेते हैं कि महाराष्ट्र का कुछ और लोक नृत्य जो पूछ लिया जाता है, जैसे लावनी, और पूछ लेता है क्या, पोवाड़ा। एक और ध्यान रख सकते हैं दशावतार। ये सब ऐसे हैं कि जो किसी न किसी एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहते हैं। उसी तरह से अगर बात करें ऑप्शन सी था कजरी उत्तर प्रदेश, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो यूपी का चलिए और कुछ लोक नृत्य की बात कर लिया जाए, तो यूपी में आप ध्यान रख सकते हैं जो बार बार पूछा जाता है, नौटंकी, नौटंकी हो गया, या फिर रास लीला, एक ध्यान रख लीजिएगा, कजरी। ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश से। अब लास्ट ऑप्शन क्या था, बाउल, जो कि पश्चिम बंगाल से, तो ये भी सही दिया हुआ था। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य का और कुछ बात कर ले तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं, क्या कहता है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो अभी तो हम लोग जाने कि एक तो झूमर हो ही जाएगा, झूमर, चूंकि झूमर क्या है, अति प्राचीन लोक नृत्य है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न को नोट डाउन जरूर करिएगा, बराबर एक क्वेश्चन मिलता ही है। 13 नंबर पे चलते हैं। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको अनुसूची भी ध्यान रख लेना है कि 11वीं अनुसूची और कितने विषय की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 29 विषय। तो ऑप्शन नंबर डी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में, जिसमें क्या है, 29 विषय का चर्चा है। तो ये संशोधन भी आपको ध्यान रखना है कि 73वां 1992 द्वारा। वहीं अगर बात करें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का, तो ये नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। किससे, तो नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। और नगर पालिका जो है 12वें अनुसूची में, किस अनुसूची में, तो 12वें अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर, कितने विषयों पर, तो 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है या फिर विधि बनाने का अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन सा है। ऑप्शन ए है महान्यायवादी, बी है मंत्रिमंडल सचिव, या सी है गृह सचिव, या डी है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। आपसे प्रश्न यहाँ केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव। लेकिन अगर वही आपसे ये पूछा जाए कि भारत सरकार का या फिर केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, प्रथम विधि अधिकारी, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा महान्यायवादी। तो पहले आपको प्रश्न देखना है कि पूछ क्या रहा है। वही महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये किसी भी सदन का क्या सदस्य नहीं होता है, सदस्य क्या होता है, नहीं होता है। कौन, महान्यायवादी। लेकिन उसे मत क्या कहता है, हाँ सदन समिति में बोल सकता है लेकिन मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें आपको हम पहले भी करवा चुके हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाएंगे, 15 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, पूछा जा रहा है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है श्रीलंका, सी है ब्राजील और डी है भारत। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका जो है इस समूह का क्या है, सदस्य नहीं है। वहीं आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हाल में बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और क्या उरुग्वे को क्या किया गया है, उरुग्वे को ब्रिक्स इस तरह से लिख लीजिएगा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जा सकता है कि नए सदस्यों के रूप में किसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर डी, बार बार पूछा हुआ प्रश्न। वहीं ऑप्शन ए था कौटिल्य जी, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या फिर चाणक्य भी कहा जाता है। और इन्होंने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की। किसकी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। उसी तरह से अगर ऑप्शन बी था क्या, कालिदास, तो इनका ध्यान रखिएगा जो बार बार पूछ लिया जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कुमार संभव हो गया, मेघदूत हो गया। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कालिदास के द्वारा की गई थी। ठीक, वहीं ऑप्शन सी है भास। तो भास से ध्यान रखिएगा कि इन्होंने स्वप्न बास बदता नाटक की रचना की थी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी मिल सकता है। विशाख दत्त से हम लोग जान ही गए, मुद्रा राक्षस। वहीं अगर बात करें तो एक इनका और ध्यान रख सकते हैं, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त। और जो बार बार एक पूछ लिया जाता है, एक पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक, तो वो कौन सा हो जाएगा? अष्टाध्यायी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो अस्थायी सदस्यों की बात करें तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। कितने? तो 15 सदस्य, जिसमें अगर बात करें तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। तो हमसे यहाँ स्थायी पूछा जा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ये बात हो गई। और इसे स्थापित कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये सब आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। 5 अस्थायी सदस्य का नाम भी जान लेते हैं कि वो 5 अस्थायी सदस्य हैं कौन कौन सा। तो कौन हो जाएगा? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और कौन? चीन। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक, चलिए आगे की ओर चर्चा करें 18 नंबर प्रश्न पे।
और उससे पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अभी ही कर दिया करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और एक कमेंट भी किया करें कि सेशन आपको कैसा लगता है, क्लास कैसी लगती है। बाकी आप इससे संबंधित जानकारी ये देख सकते हैं और प्लेलिस्ट आप जाके ज़रूर चेक करें, आपको मैराथन क्लासेस भी डिटेल्स के साथ दी जाती हैं। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी से आगे बढ़ते हैं, जो कि आ जाएंगे आज के जीके जीएस के 18वें नंबर प्रश्न पे। हीराकुंड बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, महानदी पर। किस नदी पर? तो महानदी पर। ये बात हो गई। अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो आप इसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रख सकते हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है, साथ ही साथ ये भारत में क्या है? सबसे लंबा बांध है, ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि कहाँ? तो उत्तराखंड में पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे पुराना बांध, भारत का सबसे पुराना बांध, तब ध्यान रखिएगा, कलनई बांध। कौन बांध? कलनई बांध, जो कि कहाँ हो जाएगा? तो तमिलनाडु में। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। और वही टिहरी बांध किस नदी पर? तो ये भी लिख लीजिएगा कि भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। और ये जीके जीएस का सेशन है तो आपको इसमें सारे विषय के प्रश्न शामिल कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको तो जानकारी होगी भी। अगर बात करें कि भारत का क्या स्थान है, तो भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो विश्व में क्या है? 7वां स्थान है, विश्व में 7वां स्थान है। ये बात आपको पहले से भी पता होगी। बाकी तो ये सब कई बार आपको हम डिटेल्स क्लास में दे भी चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों पे ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो ये कौन हो जाएंगे? फ्रंटियर गांधी, या फिर क्या हो सकता था? सीमांत गांधी। तो ये हो जाएंगे कौन? अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर सी। जिनको बादशाह खां भी कहा जाता था, बादशाह खान भी कहा जाता था, बच्चा खान भी कहा जाता था। तो कितने सारे नाम हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। वहीं इनसे आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। ये प्रश्न पूछ सकता है, आगे पूछा भी गया है कई बार, तो ये जानकारी होना चाहिए। खास करके जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या बिहार संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो पख्तून नामक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था, ठीक। उसी तरह से आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि खुदाई खिदमतकार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यही खान अब्दुल गफ्फार खान ने। या पूछेगा कि लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित कौन थे, तब कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए एक प्रश्न से और कितनी सारी जानकारी आपको मिल गई। अब आ जाएंगे आज के वीडियो के लास्ट प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है अमीर खुसरो। इनसे एक ध्यान रखिएगा, इनको तोता ए हिंद कहा जाता था, तोता ए हिंद कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये अगर सितार से संबंधित नहीं थे तो फिर किससे, तो ये सरोद से थे, सरोद वाद्य यंत्र से। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। सितार की बात आई है तो सितार से कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नाम तो हो गया अमीर खुसरो, ठीक। इसी में क्या हो गया, पंडित रविशंकर, जो कि ऑप्शन में मौजूद था ही, और क्या विलायत अली खां। ये तीनों नाम ध्यान आपको रखना होगा, पूछा जाता है, ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। उसी तरह से आप संतूर में किनको किनको ध्यान रख सकते हैं, एक शिव कुमार शर्मा को ध्यान रख लीजिएगा, और एक भजन सोपारी को, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें तबला से किनको ध्यान रख सकते हैं, तबला में ध्यान रख सकते हैं एक फैयाज खां को, किनको, फैयाज खां, और एक गुदई महाराज। तो ये हो गई इससे संबंधित जानकारी। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो तब तक आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे से जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।